नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है पारिभाषिक शब्दावली का वर्गीकरण। अभी तक हमने पारिभाषिक शब्दावली के बारे में जो पढ़ा है उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए ये देख रहे हैं कि पारिभाषिक शब्दावली का वर्गीकरण किस प्रकार किस रूप से किया जाता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपनी तरफ से अलग अलग तरह के वर्गीकरण किए हैं और उसे समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुख्य रूप से हम जब बात करें और देखें तो हमें लगता है कि जो भोलानाथ तिवारी ने जो पारिभाषिक शब्दावली का वर्गीकरण किया है वो सबसे श्रेष्ठ वर्गीकरण हमें नज़र आता है। लेकिन इस आधार पर और विद्वानों को नकारा नहीं जा सकता है। उनका अपना महत्व है, उनका अपना नज़रिया है और उन्होंने एक दिशा तो प्रदान की ही है। आइए आज हम जानते हैं, चर्चा करते हैं पारिभाषिक शब्दावली के वर्गीकरण। विभिन्न विद्वानों ने पारिभाषिक शब्दावली का वर्गीकरण किया है। सुप्रसिद्ध विद्वान राजेंद्र लाल मिश्र ने पारिभाषिक शब्दावली के 6 प्रकार बतलाए हैं। सामान्य शब्द, जो कभी कभी पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे शेर, पेड़, लोहा तथा ज्वर आदि। दूसरा, वे शब्द जो सामान्य शब्द के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं तथा पारिभाषिक शब्द के रूप में भी, किंतु मुख्य रूप से मानविकी के क्षेत्र में ये अर्ध पारिभाषिक कहे जा सकते हैं, जैसे मांसपेशी, पंखुरी आदि। तीसरा, उन्होंने बताया है कि इसमें योग रूढ़ि शब्द आते हैं। निर्माण के समय ये शब्द वस्तुओं के विशिष्ट गुणों के द्योतक थे, किंतु अब इनका पुराना व्युत्पत्तिजनक अर्थ लुप्त हो गया है और अब ये मात्र नाम रह गए हैं, जैसे कोनेन, ऑक्सीजन इत्यादि। चौथा जो वर्गीकरण बताया है राजेंद्र लाल मिश्र ने वो है वनस्पति विज्ञान तथा प्राणी विज्ञान में प्रयुक्त द्विपदीय नाम, जो मूलतः व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्थक थे, किंतु अब उनके दोनों शब्द केवल वंश और जाति को प्रकट करते हैं। पांचवा, ये तकनीकी शब्द जो अब भी अपना व्युत्पत्तिजनक अर्थ देते हैं, जैसे रवाकरण, मतलब अंग्रेजी का जो क्रिस्टलाइजेशन है, अंकुरण अंग्रेजी का जो जमीनेशन है आदि। छठा, उन्होंने बताया है समस्त पद्य शब्द, इसमें एक या दोनों शब्द अपना व्युत्पत्ति परक अर्थ देते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल। इस वर्ग के शब्द शरीर रचना विज्ञान या रचना शास्त्र के होते हैं। डॉक्टर गोपाल शर्मा ने पारिभाषिक शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है कि पारिभाषिक शब्द 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण पारिभाषिक, मध्यस्थ तथा सामान्य। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने मुख्यतः 6 आधारों पर पारिभाषिक शब्दावली को विभक्त किया है। पहला वर्गीकरण करते हुए बताते हैं कि स्रोत के आधार पर वर्गीकरण।
कि क्या स्रोत रहा उन शब्दों का। वो कह रहे हैं कि तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज, संकर स्रोत के आधार ही उन्होंने वर्गीकरण का आधार माना है। तो ये स्रोत है, इन शब्दों से सब उनका निर्माण हुआ है। दूसरे प्रकार से भी वो वर्गीकरण बताते हैं उस स्रोत के आधार पर। कहते हैं कि परंपरागत अथवा भाषा परंपरा में पहले से प्रयुक्त शब्द, ग्रहित अर्थात दूसरी भाषा से लिए गए शब्द, और नवनिर्मित अर्थात नए बनाए गए शब्द, इसको वो स्रोत के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। दूसरा वो बताते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर पहला मूल शब्द और दूसरे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जिनमें उपसर्ग जुड़ा हो, जिनमें प्रत्यय जुड़ा हो। आगे अर्थ के आधार पर यौगिक के दो भेद हो सकते हैं। सामान्य रूप, सामान्य शब्द भी अपना सामान्य अर्थ देते हैं, किंतु रूढ़ शब्द विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भाषा विज्ञान सामान्य शब्द हैं, किंतु कोश रूढ़ हो गया है, क्योंकि कोश का प्रयोग किसी भी वस्तु के भंडार, खजाने या समूह के लिए न होकर शब्दकोश के लिए होता है। तीसरा उन्होंने बताया प्रयोग के आधार पर। पूर्ण पारिभाषिक, जो केवल पारिभाषिक हो, सामान्य भाषा में प्रयुक्त न हो, जैसे भाषा विज्ञान का पारिभाषिक शब्द स्वनिम, फोनिम, जो सामान्य भाषा में भी प्रयुक्त हो तथा पारिभाषिक रूप में भी प्रयुक्त हो, जैसे अक्षर जो सामान्य भाषा में लेटर या हर्फ हैं, जो भाषा विज्ञान में सिलेबल, सामान्य शब्द यदि कभी कभी पारिभाषिक रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे भी इसी वर्ग में रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार प्रयोग के आधार पर अर्ध पारिभाषिक के अल्प पारिभाषिक, अत्यल्प पारिभाषिक आदि भेदोपभेद किए जा सकते हैं। चौथा है अर्थ के आधार पर, अर्थ की सूक्ष्मता या स्थूलता को लेकर। संकल्पना बोधक, जो सूक्ष्म संकल्पनाओं, प्रत्ययों या उदाहरणाओं को व्यक्त करें, जैसे अद्वैतवाद, समीकरण, ऊर्जा। दूसरा वस्तुबोधक, जो वस्तुओं को बोधित करें, जैसे कैल्शियम इत्यादि। पांचवा वर्गीकरण का उन्होंने आधार बताया कि शब्दों की पदीय इकाइयों के आधार पर। इस आधार पर मुख्य 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला एक पदीय, जिसमें एक पद हो, जैसे धमनी। दूसरा द्विपदीय, जिसमें 2 पद हो, जैसे वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान में ऐसे नाम प्राय मिलते हैं, जैसे आम के लिए मैंगीफेरा इंडिका या मोर के लिए पारोक्रिस्टिस। तीसरा त्रिपदीय, जिसमें 3 पद हो। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जिनमें पहला शब्द वंश का, दूसरा जाति का, तीसरा प्रजाति का होता है। जैसे मनुष्य के सिर में जूं के लिए पेडिक्लिस लेमिनिस कैपिटिक्स। दूसरे प्रकार के त्रिपदीय पारिभाषिक शब्दों में पहला नाम वंश का, दूसरा जाति का तथा तीसरा अन्वेषक का होता है। जैसे मोर के लिए पारोक्रिस्टिस ल्यूमिनिस। ये पारिभाषिक शब्द 4 शब्दों के भी कभी कभी मिलते हैं। वस्तुतः पारिभाषिक शब्दावली का वर्गीकरण किसी एक निश्चित आधार के अभाव में विद्वानों की अपनी सुविधा तथा समझ पर आधारित हो गया है। अतएव इस वर्गीकरण को और भी अनेक आधारों पर वर्गीकृत करने की संभावना बनी रहती है। जैसे एक वर्गीकरण देश के आधार पर किया जा सकता है। प्रांतीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्द
इसी प्रकार विषय अथवा विषयगत वर्गीकरण भी किया जा सकता है। मसलन विधि, पारिभाषिक शब्दावली, चिकित्सा शास्त्रीय शब्दावली, पत्रकारिता की पारिभाषिक शब्दावली, तकनीकी शब्दावली आदि। अतः वर्गीकरण आधारों तथा वर्गीकरण के भेद प्रभेदों को अधिक विस्तारों की उलझनों से बचने के लिए पारिभाषिक शब्दावली को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्ण पारिभाषिक शब्दावली, जो विभिन्न अनुसंधानों में ज्ञान विज्ञान शाखाओं में प्रयुक्त शब्दावली का स्थूल वाचक शब्दावली है। दूसरा है अर्ध पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें सामान्य शब्द संदर्भ विशेष में पारिभाषिक शब्द बन जाते हैं। चूँकि सामान्यतः ये पारिभाषिक शब्द नहीं होते, किंतु कभी कभार ही संदर्भ की आवश्यकता से पारिभाषिक बनते हैं, अतः इन्हें पारिभाषिकोन्मुख सामान्य शब्द कहा जा सकता है। इन्हें अर्ध पारिभाषिक शब्द भी कहा जा सकता है। तो ये था पारिभाषिक शब्दावली का वर्गीकरण। इसमें अगर कहीं समझने में कुछ परेशानी दिक्कत हो तो आप मुझसे पुनः संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आकर के हमारा ये अध्याय पारिभाषिक शब्दावली समाप्त होता है। धन्यवाद।